आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। वेलकम टू BHU इन्फोपीडिया। तो काफ़ी दिन हो गए हमारा वो कैब सेशन नहीं आया था, आज आपके लिए पेश है। और आपके जो CUCT है उससे रिलेटेड ऑफिशियल नोटिस जल्दी ही आने वाले हैं। लास्ट वीक तक, इस मंथ के या अप्रैल फर्स्ट वीक तक आपको जो है ऑफिशियल नोटिस, जो भी आपका स्ट्रक्चर रहेगा, क्या आपको सिलेबस पढ़ना है, सब कुछ ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से प्रिपेयर करिए और इस कन्फ्यूज़न में मत रहिए कि CUCT होगा, क्या होगा, हमारी यूनिवर्सिटी का होगा, हमारे कोर्स का होगा। आपको पढ़ना है, आप पढ़िए अपना, एटलीस्ट अपना सब्जेक्ट तो आप प्रिपेयर कर ही लो। एप्टीट्यूड टेस्ट जो भी आपका 30% रहेगा और उसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको सब कुछ बताया हुआ है कि किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, क्या है क्या नहीं है। ठीक है, रीजनिंग का जो है नेक्स्ट चैप्टर वो भी हम मंडे तक जो है आपको प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का पहला वर्ड है, देखिए, वर्ड है प्लूटोक्रेसी। अगर आपको याद हो, अगर याद नहीं भी हो तो भी बुरी बात है। वैसे तो आपको मैंने वर्ड पढ़ाया था एरिस्टोक्रेसी, और डेमोक्रेसी का भी मैंने आपको बताया था। देखिए, जहाँ पे मैंने आपको दो रूट बताई थी कि एक तो क्रेसी जहाँ पे आपको मिल जाए लास्ट में किसी रूट के साथ, या फिर दूसरा मिल जाए आर्की। तो ये दोनों किस चीज़ को रेफ़र करेंगे? ये किसी शासन को रेफ़र करेंगे। कोई व्यक्ति विशेष या कोई ग्रुप किसी क्षेत्र पर राज कर रहा है, शासन कर रहा है, तो उस चीज़ को हम क्रेसी और आर्की जो है आपको रूट देखने को मिलेगी। जैसे मैंने आपको डेमोक्रेसी का बताया था, डेमो का मतलब, डेमो जो है पीपल को रिप्रेजेंट करता है, तो डेमोक्रेसी का मतलब जहाँ पे लोगों के द्वारा जो है शासन है या सरकार है उसको किया जाता है। इसको इरेज करते हैं। इसके अलावा एरिस्टोक्रेसी की बात हमने लास्ट टाइम की थी, तो इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट बाय नोबल। नोबल से क्या मतलब है यहाँ पे? कुछ स्पेसिफिक लोग, कुछ हो सकता है कि वो वेल्थ के रिगार्डिंग जो है नोबल हों, या फिर कुछ उनकी विशेषताएं होंगी। तो कुछ स्पेसिफिक जो लोग हैं, नोबल लोग हैं, ऊंचे ओहदे के लोग हैं, उनके द्वारा जब शासन किया जाता है किसी देश पर या किसी क्षेत्र पर, तो उस चीज़ को अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है। ठीक है, और इसके अलावा जो आज का वर्ड है वो है हमारा प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी में क्या होता है? इसमें साफ साफ है कि रिच, जो भी वेल्थी लोग होते हैं, ठीक है, धन दौलत कह सकते हैं, चाहे वो इनहेरिटेड हो चाहे वो उनकी खुद की हो, तो इस तरह का शासन जहाँ पे अमीर लोग जो होते हैं, ठीक है, वेल्थी लोग जो हैं, उनके द्वारा जो शासन किया जाता है वो कहलाता है प्लूटोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी, अरिस्टोक्रेसी, पोलिटोक्रेसी। इसके अलावा मोनार्की की बात की गई है। मोनार्की देखिए क्या हो जाता है, इसमें रूट है, एक तो आपको पता है आर्की यानी शासन, और दूसरा मोनो। मोनो किसको रेफर करता है? मोनो एक सिंगल को रेफर करता है, यानी वन को रेफर करता है। ठीक है, तो यानी ऐसी जगह, ऐसा शासन जहाँ पर किसी एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, कोई स्पेसिफिक राजा, कोई स्पेसिफिक रानी, ठीक है, उस चीज़ को हम मोनार्की का कह सकते हैं। और इसके अलावा एक वर्ड और है, वो है, पेन का है, ओलिगार्की। देखिए, ओलिगार्की के में क्या होता है, जिस तरह से मोनार्की के में जो रूट है वो मोनो है, उसी तरह से ओलिगार्की में जो है वो ओलिगो ओलिगो रूट है। और ओलिगो रूट किस चीज़ को रेफ़र करती है? एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल को रेफ़र करती है, यानी कुछ ए फ्यू पीपल, कुछ स्पेसिफिक पर्सन है, कुछ ग्रुप है, समझ गए? तो वो लोग जब शासन करते हैं तो उस चीज़ को ओलिगार्की कहा जा सकता है। अगर इन सब को मैं कह सकते हैं कि एग्जांपल आपको कुछ बताना चाहूँ कि इस तरह से समझोगे, मोनार्की को देखोगे तो जैसे किसी, आज भी जैसे ब्रिटेन वगैरह है, वहाँ पे जैसे जो क्वीन है उनकी, उनका शासन है, तो उस चीज़ को हम मोनार्की से रेफ़र कर सकते हैं। ओलिगार्क या फिर मोनार्की में हम चाइना वगैरह जो देश हैं, जहाँ पे आप देखोगे एक ही जो पार्टी है इतने सालों से जो है लगातार बनी हुई है, इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं। हालांकि वो डेमोक्रेसी में गिनते हैं खुद को, लेकिन ऐसा नहीं है। और ओलिगार्की की बात करें तो कुछ स्पेसिफिक है, फ्यू पीपल, यानी हो सकता है कि वो एक दूसरे के जो बेटे बेटे वंश है वो चला आ रहा है, उस चीज़ को भी ओलिगार्की से रेफर कर सकते हैं। या कुछ स्पेसिफिक लोग ही हैं जो एक देश को या एक क्षेत्र को जो है शासन कर रहे हैं, उस चीज़ को ओलिगार्की कहेंगे। ठीक है, और डेमोक्रेसी आपको पता ही है, बता दिया, लोकतंत्र। और एरिस्टोक्रेसी। चलिए आगे। इसके बाद में एक वर्ड है इनएविटेबल। देखिए, एक होता है एविटेबल और एक होता है इसका अपोजिट इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसे कि कह सकते हैं जिसे होने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, हिंदी में तो मुझे एक्चुअली प्रॉपर याद नहीं आ रहा क्या कहते हैं। ठीक है, इनएविटेबल का मतलब कोई ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ जिसे होने से रोका नहीं जा सकता, दैट कैन नॉट बी अवॉइडेड। ठीक है, अनअवॉइडेबल होगा तो वो इनएविटेबल का सिनोनियम बन जाएगा। और इसका इनएविटेबल का अपोजिट एविटेबल, यानी जिसे रोका जा सकता है, जिसे बदला जा सकता है, या जिसे होने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो द अर्थक्वेक इन जापान वाज इनएविटेबल। अभी कल की भी बात है,
मिडनाइट की बात है, जापान में जो है एक अर्थक्वेक आया है, भूकंप। तो जो अर्थक्वेक है, अब नॉर्मल सी बात है कि उसे तो हम रोक नहीं सकते हैं, अर्थक्वेक है, तो इस चीज़ को रेफ़र कर सकते हैं कि अर्थक्वेक इन जापान वाज इनएविटेबल। या फिर एक और एग्जांपल दिया है कि आई कुड नॉट अटेंड द क्लास, मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सम इनएविटेबल सर्कमस्टांसिस, कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी, कुछ ऐसा आसपास का माहौल बन गया था जो कि इनएविटेबल था, जिसे बदला नहीं जा सकता था, इस वजह से मैं जो है क्लास को अटेंड नहीं कर पाया। ठीक है, और ये है आपका, पता नहीं क्या नाम है इसका मुझे, तो ये कोई मेम थी इसका, आई एम इनएविटेबल, यानी मुझे कोई रोक नहीं सकता, ये वो फलाना। ठीक है, चलिए आगे। एक वर्ड है इनसोल्यूबल। देखिए ये वर्ड मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये काफ़ी सारे मैंने देखा है कि पेपर्स के अंदर जो एक क्वेश्चन आता है ना कि 4 स्पेलिंग्स दे दी जाती है और आपको पूछा जाता है इनमें से कौन सी स्पेलिंग जो है सही है और कौन सी गलत है। उस चीज़ के अंदर ये क्वेश्चन मैंने काफ़ी बार देखा है। तो दैट कैन नॉट बी सोल्व्ड, यानी जिस चीज़ को सोल्व नहीं किया जा सकता उसको क्या कहते हैं, तो दैट इज़ इनसोल्यूबल। हो सकता है अगर आपने इनसोल्यूबल ना पढ़ा हो तो आप कभी कभी इसको बनाने के चक्कर में इनसोल्वेबल लिख दो, है ना। तो इस चीज़ से ही जो है ये जो स्पेलिंग चेक वाला क्वेश्चन आता है, ये आपके इंग्लिश सेक्शन में आपको देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, यानी जो कि दैट कैन नॉट बी सोल्व्ड इज कॉल्ड इनसोल्यूबल। ठीक है, इन सोल्वेबल नहीं होगा, इनसोल्यूबल होगा। ये वर्ड आपको याद रखना है, पहले भी बताया है। एक बार के लिए वर्ड को ज़रूर लिख लीजिएगा खुद के हाथ से, क्योंकि खुद के हाथ से जो चीज़ हम लिखते हैं वो हमें याद रहता है। चलिए आगे। इसके अलावा जैसे अब ये मैं वर्ड कर रहा हूँ इनएविटेबल, इनसोल्यूबल, इस तरह के आपको वर्ड जो है बार बार देखने को मिलेंगे। पहले भी अपनों ने काफ़ी वर्ड किए हैं, जैसे कि इनसोल्यूबल, इनएविटेबल, इनएडिबल जो खाया नहीं जा सकता, या इनकोरिजिबल जो कि करेक्ट नहीं किया जा सकता, है ना। इस तरह के काफ़ी वर्ड हमने जो है पढ़े हुए हैं। इसके अलावा एक वर्ड है आर्सेनल। देखिए आर्सेनल क्या होता है, आर्सेनल रेफ़र करता है ऐसा प्लेस, ऐसी जगह जहाँ पे कि हथियार रखे जाते हों। ठीक है, कुछ एक्सप्लोजन्स, बम वगैरह रखे जाते हों। ठीक है, हो सकता है किसी देश का या किसी मिलिट्री का, सेना का, जो भी एक जगह होती है उसको हम कहते हैं आर्सेनल। ठीक है, एम्यूनिशन भी सीधा इसको कह दिया जाता है कभी कभी, काफ़ी जगह आपने देखने को मिल सकता है। तो ए प्लेस वेयर वेपन, एम्यूनिशन, एक्सप्लोजन्स आर केप्ट। ठीक है, आर्सेनल। चलिए आगे। इसके अलावा लास्ट टाइम भी हमने फोबिया पढ़े थे कुछ। फोबिया यानी मैंने आपको बताया था एक मानसिक स्टेटस होता है जिसे हम किसी स्पेसिफिक चीज़ से हमें जो है डर लगने लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बात हो रही है फोबिया कौन सा, हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो किस चीज़ को रेफर करता है, हाइड्रो रेफर करता है वाटर को, पानी को, यानी जिस व्यक्ति को पानी से डर लगता है ना, तो उससे हम कह सकते हैं क्या है, हाइड्रोफोबिया है। या फिर उस बंदे को क्या कहेंगे, उस पर्सन को क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। क्या कहेंगे, हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक। ठीक है, इसके अलावा यहाँ मैंने नीचे कुछ और फोबियास लिखे हैं। फर्स्ट है कैलोफोबिया। अगर आपको कैलोफोबिया और कैकोफोबिया अगर आपको याद हो, हमने दो रूट्स पढ़ी है, कैको और कैलो। कैलीग्राफी में हमने पढ़ा था और कैकोग्राफी में, यानी अच्छी हैंडराइटिंग लिखता है उसे हम कैलीग्राफी कहते हैं। ठीक है, और बुरी हैंडराइटिंग होती है तो उसे हम कैकोग्राफी कहते हैं। कैको किसको रेफर करता है, हार्श को, है ना। और कैलो किसको रेफर करता है, कुछ अच्छा हो, कुछ दिखने में सुंदर हो, या फिर जो कह सकते हैं अच्छा लगे। तो उसी तरह से ही कुछ फोबियाज भी होते हैं। कैलोफोबिया जो होता है, कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसे सुंदरता से डर लगता हो, सुंदर चीज़ों से डर लगता हो, है ना। और दूसरी तरफ कैकोफोबिया है एक ऐसा व्यक्ति जिसको बुरा दिखने में, यानी उसको लगता है कि यार मैं भद्दा दिख रहा हूँ, मैं अगली दिख रहा हूँ, उस चीज़ को हम कैकोफोबिया और कैलोफोबिया में रेफर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक्रोफोबिया हमने शायद लास्ट टाइम पढ़ा था। एक्रोफोबिया का अर्थ होता है हाइट्स का डर। ठीक है, हाइट्स यानी ऊंचाई से जिसको डर लगता है, दैट इज एक्रोफोबिया। इसके अलावा एक न्यू है पायरोफोबिया। देखिए पायरोफोबिया किस चीज़ को रेफर करता है, पायरो ये जो रूट है ये रेफर करती है फायर को, आग को। ठीक है, यानी आग से डर लगता है, आग के पास जाने से डर लगता है, दैट इज पायरोफोबिया। इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो रूट्स होती है इनका क्या कमाल चलता है। आप अलग अलग जगह के अलग अलग वर्ड्स जो हैं आपको देखने को मिलेंगे। चलिए आगे। इसके अलावा वर्ड है एपिटेफ। देखिए एपिटेफ क्या होता है, एपिटेफ हिंदी में तो मुझे नहीं याद आ रहा अभी। एपिटेफ क्या होता है, जो भी ग्रेव्स होती हैं, कब्र होती है, उनके पास में होता है ना जहाँ पे नाम वगैरह लिखा होता है एक पत्थर के ऊपर, कि जो भी व्यक्ति की डेथ हुई है उसके बारे में नाम वगैरह जो लिखा होता है, तो उस चीज़ को कहते हैं एपिटेफ, यानी इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्ब। इंस्क्रिप्शन ऑन अ टोम्ब, टोम्ब कहते हैं कब्र को,
ठीक है, जहाँ पे हमें बरी किया जाता है डेथ के बाद में। और इंस्क्रिप्शन का मतलब जो लिखा हुआ होता है, तो इंस्क्रिप्शन ऑन ए टॉम्ब इज कॉल्ड एज एपिटैफ। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और वर्ड्स दैट आर रिटन और सेड, यानी अगर किसी मरे हुए व्यक्ति के बारे में हम कुछ लिखते हैं तो उस चीज़ को भी एपिटैफ से हम रेफ़र कर सकते हैं। चलिए आगे। इसके अलावा है वर्ड स्टोइक। देखिए स्टोइक ये क्या है? स्टोइक, स्टोइक इज़ अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन वेयर, जो पर्सन जो है उसको सामने वाला चाहे उसको अच्छा बोले बुरा बोले उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो दुख में है या सुख में है उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ने का क्या मतलब है? फ़र्क नहीं पड़ने का मतलब ये है कि उसने अपने आप को इस तरह का कर लिया है, उस तरह की उसकी क्वालिटी हो गई है कि अगर वो सामने वाला बुरा भी बोल रहा है उसको पता है कि क्या हो जाएगा, बुरा बोल लेगा ना, तो मैं उसका जुबान को पकड़ के बंद कर सकता हूँ, और दूसरा ना ही मुझे उसके बुरा को बोलने से कोई फ़र्क पड़ेगा। तो दैट क्वालिटी इज़ नोन एज स्टोइक। या फिर हम कहें कि ऐसा व्यक्ति जिससे सुख और दुख में भी वो एक समान रहता है। ठीक है, अगर दुख होता है तो भी वो सह लेता है, सुख होता है तो सह ही लेता है। तो उस क्वालिटी को कहते हैं स्टोइक या स्टोइसिज्म। आगे ISM स्टोइसिज्म। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने मीनिंग लिखा ही हुआ है, सफरिंग पेन एंड डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेंट, यानी कोई उसको शिकायत नहीं है, दुख है सुख है वो अपने आप झेल लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया है कि माई स्टोइक अंकल, मेरे अंकल जो कि स्टोइक है, यानी उसकी क्वालिटी है अंकल की बता रहे हैं, शोड नो इमोशन एट हिज वाइफ्स फ्यूनरल। ठीक है, वही बात कर रहे हैं कि भैया उसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी, उसके फ्यूनरल पे, फ्यूनरल को क्या कहते हैं भैया हिंदी में? जो भी कहते हैं फ्यूनरल, जहाँ पे वो लोग इकट्ठा होते हैं उसकी बरी करने के लिए या उसको लास्ट जो रिचुअल्स है उसको पूरा करने के लिए। तो वही कह रहा है कि वो अंकल जो है उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया, यानी कोई ऐसा नहीं कि वो रोने लग गया या कुछ। ठीक है, वो सह लिया उसने, क्योंकि उसको पता है कि ये चीज़ें जो है इन्हें बदला नहीं जा सकता। तो दैट इज़ स्टोइक एंड स्टोइसिज्म। इस वर्ड को आपने याद रखना है। चलिए आगे। ठीक है, और यहाँ पे ये मैंने इलस्ट्रेशन इमेज दी हुई है एक, ये दे रहा है कि पे नो हीड टू वट अदर से, दूसरा तेरे को क्या कह रहा है, गालियाँ दे रहा है, कुछ भी कह रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये अपने कंट्रोल में है नहीं, ये चीज़ें उस बंदे को इतना पता है। चलिए आगे। इसके अलावा पोलीएंड्री एंड पोलीगैमी दो तरह के वर्ड है। पोली जो है, पोली रूट है, ये रेफर करता है मल्टीपल को, यानी एक से ज़्यादा को, बहुत सारे को। और एंड्री एंड गैमी, एंड्री रेफर करता है हस्बैंड को और गैमी रेफर करता है वाइफ्स को। तो जो पोलीएंड्री वर्ड है ये कह सकते हैं कि एक तरह की प्रैक्टिस है, अभी भी आज के टाइम में भी बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे इस तरह की जो कह सकते हैं प्रथाएं हैं, इनको किया जाता है। तो पोलीएंड्री क्या है? पोलीएंड्री के अंतर्गत क्या होता है, एक वुमन एक से ज़्यादा कह सकते हैं कि एक से ज़्यादा बंदों से शादी कर लेती है, तो उस चीज़ को पोलीएंड्री कहा जाता है। और उसी का दूसरी तरफ अगर कहा जाए कि एक व्यक्ति, एक मेल एक से ज़्यादा फीमेल से शादी करता है, ये जो प्रैक्टिस होती है इनकी, तो इस चीज़ को पोलीगैमी और पोलीएंड्री से हम रेफर कर सकते हैं। ठीक है, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम। चलिए आगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, पोलीगमी यानी एक व्यक्ति है काफ़ी सारी वुमेन है, और पोलीएंड्री यानी एक वुमेन है काफ़ी सारे व्यक्ति हैं। आज भी अफ्रीका के काफ़ी देश हैं, हालांकि यहाँ पे हमारे जो तिब्बत वगैरह है वहाँ पे भी अभी तक ये प्रथाएं प्रैक्टिस की जाती हैं। चलिए आगे। ठीक है, तो अगला वर्ड देखिए, पेनिशिया। देखिए पेनिशिया क्या होता है? हिंदी में अगर इस कहें तो जो हम फॉर्मल भाषा में यूज़ करते हैं ना कि भाई ये तो रामबाण इलाज है, ठीक है, या फिर ये रामबाण उपाय है, तो कहने का मतलब पेनिशिया का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज़ जो कि हमारी मुश्किलों को दूर कर दे, सभी मुश्किलों को दूर कर दे, या फिर कहें कि सभी बीमारियों को दूर कर दे, तो उस चीज़ को हम रेफर कर सकते हैं एज पेनिशिया। ठीक है, या फिर जैसे कोई मेथड्स होते हैं आपके साइंस या मैथ्स में, तो ये जो मेथड है ये पेनिशिया मेथड है, इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ऐसी बात आपके टीचर या आपको कहने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यानी पेनिशिया का मतलब एक ऐसा चीज़ या उपाय जिससे कि सारी जो है डिसीज़ क्यूर हो जाए। क्यूर का मतलब होता है हील करना, डिसीज़ को दूर करना, प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, डिफिकल्टी हो जाए। ठीक है, ए यूनिवर्सल रेमेडी यानी रामबाण। देखिए ये तो ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड होता है एलिक्सर। कभी कभी क्या होता है कि पेनिशिया वर्ड को लोग जो है इसको एज अमृत ले लेते हैं, ठीक है, कह सकते हैं, लेकिन जो अमृत के लिए वर्ड यूज़ किया जाता है वो एलिक्सर को यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपके काफ़ी चैप्टर्स भी हैं जिसमें एलिक्सर ऑफ लाइफ नाम से एक जो है पैराग्राफ था आपके छोटी क्लासेस में इंग्लिश में, तो एलिक्सर जो है रेफ़र करता है इसको, मेडिसिनल जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे भी इस एलिक्सर को यूज़ किया जाता है। एलिक्सर एक्चुअली में क्या होता है, एक सोल्यूशन होता है, अल्कोहल होती है इसमें और कुछ फ्रेग्रेंस परफ्यूम वगैरह आती है, स्मेल आती है इसमें अच्छी तरह की, तो उस चीज़ में इसको रेफ़र किया जाता है। और एंशियंट टाइम की बात करें तो जो एल्केमिस्ट होते थे, जो केमिस्ट होते थे पुराने टाइम के एल्केमिस्ट, तो वो ये मानते थे कि एलिक्सर एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि हमें लॉन्ग लाइफ दे सकता है। ठीक है, जो कि हमें उम्र बढ़ा सकता है हमारी। ठीक है, चलिए आगे। तो पेनिशिया आपको याद रखना है।
इसके बाद में है एक वर्ड पेडियाट्रिशियन। देखिए पेडियाट्रिशियन, इसमें रूट क्या है, जो मैंने आपको पहले अपनों ने पेडोफिल वगैरह पढ़ा था और या फिर पेडागोगी पढ़ा था, तो उस वही टर्म है यहाँ पे पीडिया जो टर्म्स दी हुई है, ठीक है, ये किसको रेफर करती है, ये बच्चों को रेफर करती है, छोटे बच्चों को। तो पेडियाट्रिशियन जो है एक ऐसा व्यक्ति है, ठीक है, जो कि बच्चों से संबंधित जो भी बच्चों के रोग हैं या फिर उनके शारीरिक जो भी उनकी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें हैं उसमें जो एक्सपर्ट होता है उसको हम पेडियाट्रिशियन कह सकते हैं। साधारण सरल भाषा में कहें तो बच्चों का डॉक्टर जो होता है उसे पेडियाट्रिशियन कहा जाता है, ठीक है। जिस तरह से दिल का डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट, बच्चों का डॉक्टर है, तो हमने आज पढ़ दिया कि पेडियाट्रिशियन। तो डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई कि वन स्पेशलाइज्ड इन चाइल्ड हेल्थ केयर और चाइल्ड रिलेटेड डिसीजेस एंड अ डॉक्टर हु डील्स विद द डिसीजेस ऑफ चिल्ड्रन। यही बात अपनों ने भी की है। एग्जाम्पल दिया हुआ कि द फैमिली डॉक्टर एडवाइज द पेरेंट्स टू कंसल्ट ए पेडियाट्रिशियन अबाउट देयर चाइल्ड्स एलिमेंट। यानी अपने बच्चे के इलाज के लिए जो डॉक्टर था उसने जो बच्चे के माँ बाप थे उनको सलाह दी कि आप एक बच्चों का जो विशेषज्ञ डॉक्टर होता है पेडियाट्रिशियन, उसके पास जाइए। चलिए आगे, याद रखिएगा, देखने को मिल सकता है। इसके अलावा वही ईडियम और फ्रेज है हमारे। आज का पहला ईडियम है बीटिंग अ डेड हॉर्स। बीटिंग अ डेड हॉर्स, देखिए बीटिंग अ डेड हॉर्स जो ईडियम है इसका मीनिंग होता है कि कुछ हमारे द्वारा कुछ ऐसा काम किया जाना जिसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, ठीक है। या फिर हम कहें कि हम ऐसी चीज़ पर अपना एफर्ट दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। यानी बीटिंग अ डेड हॉर्स, अब आप एक घोड़ा है जो कि मर चुका है, अब आप उसको पीट रहे हो कि वो भागे, ऐसा तो होने से रहा, यानी आप बेवजह अपनी जो है मेहनत को भी वेस्ट कर रहे हो और ये काम आपके नहीं होने वाला है। और या फिर इसको इस सेंस में भी कहा जा सकता है कि कोई ऐसी बात जो पहले हो चुकी है उसके बारे में सब कुछ क्लियर हो चुका है, फिर आप उसी बात को लेकर कर रहे हो, तो दैट इज लाइक दैट कैन बी कॉल्ड बीटिंग अ डेड हॉर्स, ठीक है। आपके टीचर ने आपको सब कुछ समझा दिया और बाद में आप जाके पूछ रहे हो कि भैया ये क्या था, या फिर सर मैडम ये क्या था, तो आपके सर मैडम आपको क्या कहेंगे कि ये पहले से हमने पढ़ लिया है, नाउ डोंट बीट अ डेड हॉर्स, ठीक है। या फिर हम गड्ढे मुर्दे उखाड़ना कहते हैं ना, कभी कभी आपने सुना होगा, तो उस चीज़ से भी रेफर कर सकते हैं, याद रखिए अगर ये। तो टू कीप टॉकिंग अबाउट अ सब्जेक्ट दैट हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड और डिसाइडेड, ऐसी चीज़ के बारे में बात करना जिसके बारे में पहले से बात हो चुकी है, सब कुछ डिसाइड हो चुका है। या फिर कोई ऐसा काम करना जिसका कोई, यानी कि टू वेस्ट टाइम एंड एफर्ट, मेहनत करना, टाइम वेस्ट करना ऐसी चीज़ के लिए दैट इज़ इम्पॉसिबल और दैट विल नॉट वर्क, जो कि होने वाली नहीं है या फिर जो काम नहीं करेगी, ठीक है। और तो एग्जांपल दिया, आई डोंट मीन टू बीट अ डेड हॉर्स बट आई स्टिल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड। तो वही मैंने आपको बताया कि आप टीचर आपको कहेंगे डोंट बीट अ डेड हॉर्स, तो आप कहोगे मैडम आई डोंट मीन टू बीट डेड हॉर्स बट मेरे को सच में समझ नहीं आया कि आपने क्या कहा था, ठीक है। और यहाँ पे ये जो छोटा सा आपको कार्टून दिख रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बंदा है, ये घोड़े, मरे हुए घोड़े को मार रहा है कि भैया भाग भाग मेरे को दुड़ा, ठीक है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। चलिए आगे, कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, पढ़ लीजिएगा। इसके बाद में एक ईडियम है एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, या फिर एक होता है एट द स्पर ऑफ द मोमेंट। इन दोनों का मीनिंग एक ही है। इन दोनों का मीनिंग क्या होता है, कोई ऐसा कार्य इमीडिएट इफेक्ट से हो, इमीडिएट का मतलब हैंड टू हैंड, विदाउट डिले, यहाँ लिखा हुआ है, इंस्टेंटली कह सकते हैं, ठीक है ना, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये सभी आपस में सिनोनियम भी होते हैं। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट या फिर एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट का मतलब होता है आपने कोई कार्य कहा और हैंड टू हैंड सामने वाले ने कर दिया है, विदाउट डिले, इमीडिएटली कर दिया, तो दैट कैन बी कोल्ड एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट और एट द स्पर ऑफ द मोमेंट, ठीक है। और एग्जांपल मैंने दिया कि आई वांट यू टू सोल्व दिस क्वेश्चन एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, यानी मैं चाहता हूँ कि आप इंस्टेंटली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दो, ठीक है। और इसी के अलावा एग्जांपल और है कि आई कैन प्रूव ग्रेविटी एग्जिस्ट एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है, एक इलस्ट्रेशन है ये। तो इसमें कह रहा है कि मैं सिर्फ एक टॉपिक को गिरा के आपको इंस्टेंटली जैसे ही मैं अपनी हेड को नीचे गिरूंगा वो नीचे गिरेगी, तो मैं प्रूव कर दूंगा भैया ग्रेविटी होती है, एग्जिस्ट करती है गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है। चलिए आगे, एक है टू लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने बिल्ली को बैग से निकाल दिया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, ये इडियम जो है इसका मीनिंग होता है कोई ऐसा सीक्रेट जो कि पहले छुपा हुआ था उसको रिवील कर देना, कोई ऐसी बात जो पहले छुपी हुई थी उसको रिवील कर देना, तो दैट इज, एक बार इसको जाने दीजिए, तो उसे हम कहेंगे टू लेट द कैट आउट ऑफ अ बैग, यानी कोई ऐसा सीक्रेट या कोई ऐसी बात को रिवील कर देना, लोगों के सामने ला देना जो कि पहले छुपी हुई थी, ठीक है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है कि शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, यानी उसने एक सीक्रेट रिवील किया, एंड फाइनली टोल्ड हर अबाउट द, शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग एंड फाइनली टोल्ड हर पेरेंट्स अबाउट द प्लान ऑफ गेटिंग मैरिड, यानी एक मैडम थी लड़की, उसने अपने घर वालों को बता दिया कि वो शादी करने वाली है, ये एक ऐसा प्लान जो कि उसने काफ़ी टाइम से छुपा रखा था वो अब रिवील कर दिया है, यानी उसने क्या किया, उसने बिल्ली को बैग से बाहर निकाल दिया, यानी शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। चलिए आगे, इसके अलावा एक है इडियम स्पीक ऑफ द डेविल। स्पीक ऑफ द डेविल इडियम को उस वक्त यूज़ किया जाता है जैसे मान लीजिए कि मैं और आप एक किसी के बारे में बात कर रहे थे, थर्ड पर्सन के बारे में, जैसे ही हम उसकी बात कर रहे थे वो जो पर्सन था वो आज आ जाता है वहाँ पे, हम एक्सपेक्ट तो नहीं कर रहे थे ना, हम तो उसकी बात कर रहे थे और वो आ जाता है, तो उस चीज़ को हम कह सकते हैं कि स्पीक ऑफ द डेविल, यानी यहाँ पे मीनिंग दिया है, एग्जाम्पल दिया है, वेल स्पीक ऑफ द डेविल वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट यू, यानी कोई आ जाता है यार, अभी भाई हम अभी तेरे बारे में ही बात कर रहे थे, आ गया, ठीक है। तो इसको उस स्पीच में यूज़ किया जाता है जब समवन हैज़ बीन टॉकिंग अबाउट हैज़ अनएक्सपेक्टेडली अपीयर्ड, यानी जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो आ जाता है, तो दैट इज स्पीक ऑफ द डेविल, ठीक है। ये है कार्टून। चलिए आगे, ठीक है, यही था आज के लिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए